नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश भर से चुनिंदा उन खबरों को हम आपके सामने लेकर आते हैं जिसका सीधा ताल्लुकात है सिर्फ आपसे। और चलिए अब अखंड भारत की करते हैं शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2023 का हो गया आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने एयर शो को देखा। इस दौरान वायु वीरों ने अपना दम दिखाया। एयर शो में भारत की आत्मनिर्भर शक्ति का प्रचंड प्रदर्शन किया गया। तेजस, प्रचंड और एलयूएच ने अपनी ताकत दिखाई तो सूर्य किरण ने आसमान में समा बांध दिया। भारत की सुपरसोनिक रेस कांप गए दुश्मन देश। आसमान में हिंद की उड़ान, दहल उठे चीन पाकिस्तान। तेजस का तेज, आत्मनिर्भर भारत की रेस। सुखोई की रफ्तार ने दुनिया को चौंकाया। आकाश में वायु वीरों का शक्ति प्रदर्शन। आईएएफ का आसमान, देश के दुश्मन सावधान। ये भारत के बाहुबली हैं, ये भारत के वायुवीर हैं। गर्जना बेंगलुरु के आसमान में कर रहे हैं, लेकिन खौफ दुश्मन देशों में मची हुई है। भारतीय सेना के जांबाज आसमान में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एशिया का यह सबसे बड़ा एयर शो है, जो 17 फरवरी तक चलेगा। इस एयर शो में मेक इन इंडिया की ताकत दिख रही है। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी हैं। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है। साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। स्वदेशी फाइटर तेजस ने तेजी के साथ अपना करतब दिखाना शुरू किया तो लोग दंग रह गए। तेजस गर्जना के साथ उड़ान भरी और फिर मल्टी रोल का नजारा पेश किया। एक दो नहीं बल्कि एक साथ 4 मल्टी रोल किया। आसमान में कलाबाजियां कर स्वदेशी तेजस ने बता दिया कि उसे सिकंदर क्यों कहा जाता है और दुनिया के कई देश तेजस के लिए क्यों ललायत है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने गुरुकुल फॉर्मेशन लीड किया। उन्होंने तेजस उड़ाया। इसमें एक LCA, एक हॉक आई, एक IJT, एक HTT-40 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। रूसी फाइटर प्लेन सुखोई MKI-30 जैसे ही आया और करतब दिखाना शुरू किया तो एयर शो देखने आए लोग सुखोई के शानदार प्रदर्शन को देखते रह गए। सुखोई फाइटर प्लेन में 2 इंजन हैं और ये जैसे ही टेक ऑफ करता है, पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सुखोई ने आसमान में एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाई, जिसे देखकर पीएम मोदी भी क्लैपिंग करते हुए नजर आए। और जब सूर्य किरण प्लेन आकाश में उड़ा और जब फॉर्मेशन बनाना शुरू किया तो दुनिया देखती रह गई। एक साथ 9 सूर्य किरण प्लेन बेंगलुरु के आसमान में अपनी शक्ति को दिखाते नजर आए। पोजीशन हो चुके हैं सूर्य किरण का आसमान में दिल थामने वाला नजारा तब दिखा जब दाहिनी ओर से आते 4 सूर्य किरण के फॉर्मेशन को बाएं से आते एक सूर्य किरण विमान ने भेद दिया। सूर्य किरण की कलाबाजियां देखकर एयर शो देखने आए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। नजारा उस वक्त बेहद शानदार हो गया जब आगे आगे C-17 ग्लोब मास्टर और पीछे 9 सूर्य किरण प्लेन उड़ता रहा। बेंगलुरु के आसमान में प्रचंड ने गर्जना की तो शौर्य का ये नजारा देखने लायक था। प्रचंड हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे HAL ने तैयार किया है। एलहंका एयरबेस पर चल रहे एयर शो में अब आपको मिलवाते हैं भारत के हेलीकॉप्टर परिवार के सबसे यंग सदस्य से। ये है HAL का बनाया सबसे हल्का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। यह हल्का हेलीकॉप्टर गश्त लगा सकता है।
रेस्क्यू कर सकता है और लड़ाकू मिशन पर भी जा सकता है। एयर शो का उद्देश्य मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाते हुए घरेलू हवाई उद्योग को बढ़ावा देना है, साथ ही एक मजबूत और आत्मनिर्भर नए भारत के उदय को भी दर्शाना है। मैं आपको बता दूं, इस पर कई देशों से बातचीत चल रही है। इस एरो इंडिया शो है, यहाँ से भी कोई एक बड़ा हमको 75,000 करोड़ 251 मूवी होने हैं। किस तरीके से इन चीजों को आगे लेके बढ़ता है। 5 दिवसीय प्रदर्शनी की थीम द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखी गई है। भारत में एशिया के सबसे बड़े और 14वें एयर शो में भाग लेने के लिए दुनिया भर के प्रतिनिधि आए हुए हैं। दरअसल दुनिया के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है और भारत को भी विमान और हेलीकॉप्टर दिखाने का अच्छा मौका मिला है। ऐसे में ये एयर शो देश के लिए काफी अहम है। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। एसपी नेता आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। 2008 के छजलेट बवाल केस में वो दोषी करार दिए गए। आजम के बेटे अब्दुल्ला भी दोषी करार। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला सामने आया। रोड जाम और बवाल करने का उन दोनों पर आरोप लगा। आजम समेत 8 नेताओं पर दर्ज हुआ था उस वक्त केस, और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। एसपी नेता आजम खान दोषी करार। 2008 के छजलेट बवाल केस में दोनों को ही दोषी करार दिया गया। आजम खान और साथ में बेटे अब्दुल्ला भी दोषी करार दिए गए हैं। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई लगातार चल रही थी और अब मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में ये बड़ा फैसला आया है। रोड जाम और बवाल करने का दोनों पर गंभीर आरोप लगा, और न सिर्फ आजम और अब्दुल्ला बल्कि आजम समेत 8 नेताओं पर दर्ज हुआ था उस वक्त केस। 2008 का ये मामला है, छजलेट बवाल केस, जिसमें अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला दोषी करार पाए गए हैं। आजम के बेटे अब्दुल्ला भी दोषी करार है। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में ये बड़ा फैसला हुआ है। रूट जाम और बवाल करने का दोनों पर आरोप लगा और साथ ही 8 नेताओं पर केस दर्ज किया गया था। हमारे सहयोगी अब्दुल्ला फारूक हमारे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। अब्दुल्ला, उस समय वो केस क्या था, ये हमारे दर्शकों को समझाइए, और क्या कुछ फैसला आया है? दरअसल मैं आपको बताऊं, 1 जनवरी 2008 में वाहन चेकिंग के दौरान सड़क जाम करने के मामले में आजम खान आरोपी साबित हुए हैं। 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के जीआरपी ग्रुप कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश कर रही थी, वाहन चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान आजम खान का काफिला वहां से निकल रहा था। आजम खान की कार रोकने पर वहां पर चेकिंग के दौरान विवाद हुआ था। इसी बात से नाराज होकर आजम खान व अन्य सपा नेताओं के साथ सड़क जाम की थी, बदतमीजी की गई थी। ये मामला थाना छजलेट के आगे हरिद्वार मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर शुरू किया गया था। जी हाँ। तो अब्दुल्ला, क्या कुछ फैसला आया है? क्योंकि आपने फैसले की कॉपी भी शायद पढ़ी होगी। क्या कुछ बड़ी बातें कही गई है? दरअसल अभी सजा नहीं सुनाई गई है, लेकिन दोषी करार दिया गया है आजम खान और अब्दुल्ला आजम को, जो कि उनके बेटे हैं। बाकी उनके साथ जो सपा नेता हैं उनको दोष मुक्त कर दिया गया है, जिसमें अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली थे, उन्हें भी दोष मुक्त किया गया है। तो अब्दुल्ला, क्या उनकी तरफ से अब इससे चैलेंज किया जाएगा? हाँ, देखिए ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी सब कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और अभी सजा नहीं सुनाई गई है कि कितनी सजा होगी, कितने टाइम की सजा। ठीक है अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सीधा त्रिपुरा लिए चले। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं, सीधा आपको वहां लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये मिशन त्रिपुरा, आगामी चुनाव को देखते हुए ये रोड शो प्रधानमंत्री मोदी करते हुए तस्वीरों में आपको हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी की विजय संकल्प रैली 16 फरवरी को ही त्रिपुरा में मतदान है और उससे पहले बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक। लगातार त्रिपुरा में पीएम मोदी का काफिला पहुंचता रहा है चुनाव के मद्देनजर। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पिछले कुछ दिनों से मौजूद रहे हैं और ऐसे में ये रोड शो पीएम का, जहां हजारों की हुजूम प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रही है। और चलिए अब आपको सीधा वाराणसी लिए चलते हैं, जहां इस वक्त राष्ट्रपति यानी महामहिम पहुंची हुई हैं। साथ ही योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। गंगा आरती में
शिरकत करती हुई महामहिम द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक महामहिम वहां पहुंची हुई है और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गंगा आरती में हिस्सा लेते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वाराणसी का ये सुंदर सा घाट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां इस वक्त गंगा आरती चल रही है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं, साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं। वाराणसी गंगा घाट से ये सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। महामहिम द्रौपदी मुर्मू गंगा आरती करती हुई आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। यहाँ आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। वाराणसी से गंगा आरती की ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। महामहिम वहां पहुंची हैं, साथ ही योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद। गंगा आरती यहां किया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती करती द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें आपके सामने। धूर्वायां भयं धूर्वा पायः पृथिव्यां पायो काले धूपायो दिव्यांतरिक्षे पायोधाः पायसुभातेः प्रादिशाः सान्तु मह्यं गङ्गादेव्यै नमः। वैष्णानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे इमानुपचारान् समर्पयामि कर्पूरारार्तिक्याम्। वाराणसी के गंगा घाट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती यहां पर की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गंगा आरती करती हुई आपको नजर आ रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां गंगा आरती में शामिल है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा आरती वाराणसी के घाट पर की जा रही है। आत्मा सानि प्रजा सानि पासु सानि लोका सान्या भाया सानि अग्नेः प्रजां बहुलां मे कारोत्वन्नं आयोरेतो अस्मासु रत्ता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि भगवती मां भागीरथी मां गंगादेव्यै नमः। जलेन शीतलीकरणां पुष्पैः देवता विवन्दनम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर शो का उद्घाटन किया है आज। इस दौरान पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत की चर्चा की और कहा गया कि भारत तेजी के साथ नई ऊंचाई पर लगातार जा रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। इसमें दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। आज दुनिया की डिफेंस कंपनियों के लिए भारत केवल एक मार्केट ही नहीं है, भारत आज एक पोटेंशियल डिफेंस पार्टनर भी है। ये पार्टनरशिप उन देशों के साथ भी है जो डिफेंस सेक्टर में काफी आगे हैं, जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं। भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी,
इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहाँ बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। और चलिए अब आपको एयर शो में भारत की ताकत के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं कि एरो इंडिया 2023 में भारत की तरफ से कौन कौन से फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं, तेजस, साथ ही HTT-40 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी इसका हिस्सा रहा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी एरो शो का हिस्सा है। और चलिए इन तमाम फाइटर प्लेन्स की क्या है खासियत, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेजस की। तेजस एक स्वदेशी फाइटर प्लेन है, इसने अपना दम दिखाया। एयर शो में जब तेजस ने तेज दिखाया तो लोग देखते ही रह गए। ऐसे में तेजस की खासियत के बारे में अब आपको हम बताते हैं। दरअसल एक साथ 9 तरह के हथियार फायर करने में तेजस पूरी तरीके से सक्षम है। क्या कुछ क्वालिटीज है और क्यों इसे एरो इंडिया का हिस्सा बनाया गया है, इस शो का हिस्सा बनाया गया है। 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। तेजस एक भारतीय फाइटर जेट है, पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीकों से बना हुआ है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। पहला तेजस स्क्वाड्रन 2016 में ही शुरू किया गया था। तो तेजस की वो तमाम खास बातें जो आपके लिए जाननी जरूरी है। पहला तेजस स्क्वाड्रन 2016 में शुरू किया गया, ये तेजस की है खासियत। और अब अगले फाइटर जेट की बात करें, LCH प्रचंड की क्या कुछ खासियत है। 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ान में सक्षम है LCH प्रचंड, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। 20 mm कैलिबर वाली बंदूक से इसे लैस किया गया है। LCH प्रचंड की हम बात कर रहे हैं। 70 mm वाले रॉकेट्स भी इसमें बिल्ड किए गए हैं, इसमें यानी लगाए गए हैं। तो कई सारी आधुनिक तकनीकों से लैस है ये प्रचंड। एयर टू सरफेस मिसाइलों से भी लैस किया गया है, यानी एयर से सरफेस पर आराम से वार करने में ये सक्षम है। इसके साथ ही अगला जेट सुखोई है। सुखोई की खासियत 3000 किलोमीटर के दायरे में टारगेट हिट करने की क्षमता सुखोई रखता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। 12 टन जंगी सामान लोड करने में भी सुखोई पूरे तरीके से सक्षम है। और अब एरो इंडिया शो का ये हिस्सा बन रहा है। हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से ये पूरी तरीके से सुखोई लैस। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने में भी सुखोई पूरी तरीके से सक्षम है, यानी कई सारी खूबियों के साथ ये सुखोई लैस है और इसका प्रदर्शन किया गया है। ग्लोब मास्टर की क्या खासियत है ये भी आप समझिए। दुनिया के बड़े मालवाहक जहाजों में ग्लोब मास्टर को एक माना जाता है और सबसे ऊपर माना जाता है। 150 से ज्यादा लोगों को एक बार में ले जाने की क्षमता ग्लोब मास्टर रखता है। 3 हेलीकॉप्टर या 2 ट्रक को ये बड़ी आसानी से एयरलिफ्ट करने की ताकत भी रखता है। तो कई सारी खासियत है ग्लोब मास्टर की, जिसकी वजह से इसका प्रदर्शन एरो शो में किया जा रहा है। अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के ओम और अल्लाह के बयान के मामले पर संग्राम मचा हुआ है। साधु संत नाराज हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि समाज में नफरत और जहर के बीच आखिर क्यों बोए जा रहे हैं। अल्लाह एक है, ओम एक है, कोई उसका शरीक नहीं है। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख और जमीयत के धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी के इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। दूसरे धर्म के लोग मौलाना अरशद मदनी पर हमलावर हैं। मौलाना मदनी का बयान तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन कहते हैं कि देश का विकास सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास एक साथ होगा। यही नहीं, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हिंदू और भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों का DNA एक है। ऐसे में अरशद मदनी का बयान कितना जायज है? खैर, कहा जाता है धनुष से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं होती, चाहे कोई कितनी भी सफाई दे ले। अब इस पर सियासी संग्राम मच गया है। साधु संतों से लेकर दूसरे धर्मों के लोग मौलाना को निशाने पर लिए हुए हैं। इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, हम इसका विरोध करते हैं। तो भगवान हम विष्णु ने
मत्स्य का रूप धारण करके किस प्रकार से मनु जी महाराज जो एक सनातनी थे उनको और सप्त ऋषियों के सूक्ष्म शरीर को नौका से पार कराया। जब प्रलय आया तो उस समय बचाने का काम किया भगवान विष्णु को। यानी मनु जी महाराज स्वयं सनातनी थे और सनातन धर्म के पुराणों में इसकी जिक्र है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जी वो तो उसको उनका ये मानना है कि इस्लाम है। इस्लाम का सब जानता है कि 6वीं शताब्दी में स्थापना हुई और पहली जो भारत में मस्जिद बना केरल के त्रिपुर में उसको बनवाने वाला कौन था? हिंदू राजा था। अरशद मदनी का ये बयान सियासत को भी गरमा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर हमलावर है। देखो, कुछ लोगों की आदत हो गई है कि सद्भाव का चोला और सांप्रदायिकता का झोला। अब लोग सद्भाव का चोला पहन करके और सांप्रदायिकता का झोला ले करके कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो तो उसका तो कोई जनता ही जवाब देगी। लेकिन एक चीज़ बहुत साफ है कि सेकुलरिज्म इस देश का डीएनए है और सहिष्णुता इस देश के लोगों के संस्कार और संकल्प का हिस्सा है। इसके लिए किसी सद्भाव सम्मेलन की, किसी दुर्भाव सम्मेलन की आवश्यकता नहीं है। भारत सबका है। ये कहना कि भारत जितना मेरा है इतना उसका है, ये सही बात है, लेकिन इसे बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। इस्लाम का ओरिजिन अरब में हुआ, पूरी दुनिया जानती है, और इस्लाम अरब से ही भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैला है। प्रॉफिट मक्का में पैदा हुए, उन्होंने इस्लाम को फैलाया, अब वो हिंदुस्तान तक आया है। आज ये सवाल ही नहीं है। और इसी बीच मदनी ने सफाई दी है और कहा है कि उनकी बातों का गलत मतलब समझा गया। अरशद मदनी ने अपने बयान पर माफी मांगने के सवाल पर कहा कि जो समझ जाएगा वो ऐसी बात नहीं करेगा। दरअसल मदनी ने ओम और अल्लाह के अलावा मनु और आदम को एक बताया। उनकी इस बात का जैन संत लोकेश मुनि ने विरोध किया, वे मंच छोड़कर चले गए। मदनी ने बयान दे दिया, सफाई में जो कहना था कह दिया, लेकिन उस पर बवाल अभी भी जारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि नफरत और जहर का बीज क्यों बोया जा रहा है? क्या मजहब के जरिए लोगों को भड़काया जा रहा है? क्या धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने में जुटे हैं अरशद मदनी? बहरहाल देश में शांति की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, देश को आगे ले जाने की बात हो रही है। ऐसे में अरशद मदनी के बयान ने मजहब के नाम पर संग्राम मचा दिया है। और याद आती है तो गांधी जी की रामधुन, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छतरपुर के गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी सरकार के दर्शन किए। इसके बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनकी मुलाकात हुई। वही मुलाकात के बाद उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, 101 फुट से भी ऊंचा। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलकर करें। रामचरित मानस पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर के विवाद थमा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के महासचिव यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों पर बयान दिया। नया बखेड़ा शुरू हो गया इस बयान को लेकर। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबा इतने चमत्कारी हैं तो चीन को भस्म क्यों नहीं कर देते। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों को लेकर के विवादित बयानबाजी भी की है। सुनवाते हैं। स्वामी प्रसाद क्यों कर रहे हैं सनातन पर हमला? क्या सियासी माइलेज के लिए हो रही है बयानबाजी?
सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाया था और अब साधु संतों पर हमला कर रहे हैं। हमने तो कहा, मैं अभी भी पढ़ता था, सुनता था कि लोग ऋषि मुनि साधु सन्यासी पहले तो गुस्सा होते नहीं, और कभी उनको गुस्सा हुआ तो श्राप देते थे, बैठे बैठे जाते थे। लेकिन आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है, उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराध्य पर विश्वास नहीं है, इसीलिए श्राप देने की हैसियत में नहीं, और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। अपने बयानों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने संतों की तुलना आतंकवादियों और कसाईयों से कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं साधु संत। समाजवादी पार्टी के महासचिव के बिगड़े बोल पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। स्वामी ने विवादित बयान पहली बार नहीं दिए। कुछ दिन पहले रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर ऐसा ही कहा था। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयान पर अब समाजवादी पार्टी दो खेमों में बंट गई है। मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने मोर्चा भी खोल दिया है। एसपी के विधायक राकेश सिंह ने कहा कि जब धर्म पर उंगली उठेगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ते ही इनको मानव की चौपाई याद आई, समाज और प्रभु राम याद आ गए, तो ये कदाचित उचित नहीं है। सभी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार, संविधान में लिखा गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार, बाबा साहब के संविधान में इसने स्पष्ट रूप से 25 से 29 आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अपनी धार्मिक भावना को प्रकट करने का संपूर्ण अधिकार होगा। समाजवादी पार्टी भले ही दो खेमों में बची हुई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से जहरीली सियासत कर रहे हैं, जिस तरह से सनातन पर अटैक कर रहे हैं, उसके पीछे कोई बड़ी चाल तो नहीं? कहीं पूरा खेल हिंदू धर्म को बांटने की बड़ी साजिश तो नहीं? कहीं इसके जरिए एक वर्ग को साधने में तो नहीं लगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, भारत के कई राज्यों में हिंदी के साथ वहां की क्षेत्रीय भाषाएं भी बोली जाती हैं। अगर बात करें कश्मीर की, तो कई सालों से कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन अब 32 साल बाद कश्मीर में ऐसा क्या होने वाला है जिससे वहां पर पढ़ रहे बच्चे अब हिंदी पढ़ सकेंगे? हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कमेटी बनी, होगा फैसला। कश्मीर के स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई। परिषद ने 8 सदस्यों की कमेटी बनाई। जी हां, सही सुना आपने, 32 साल बाद, करीब 32 साल बाद कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों में हिंदी को अलग भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर शिक्षा परिषद ने कमेटी बनाई है। इसके लिए 8 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई और ये कमेटी 20 फरवरी तक सिफारिशें सौंपेगी। कश्मीर में लगभग 3000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए ये कमेटी सिफारिशें सौंपेगी। जम्मू कश्मीर में 23,173 सरकारी स्कूल है, लेकिन जम्मू रीजन के स्कूलों में ही हिंदी पढ़ाई जाती है। ऐसे में जम्मू रीजन के बच्चे हिंदी को भाषा के रूप में पढ़ने का विकल्प चुनते हैं, जबकि कश्मीर में अभी हिंदी विषय को पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। इसकी बड़ी वजह घाटी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में हिंदी शिक्षकों का ना होना है, क्योंकि 1990 के बाद से हिंदी पढ़ाने वाले कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से पलायन कर गए थे। यही कारण है कि कश्मीर के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक ना होने की वजह से बच्चों ने हिंदी पढ़ना ही छोड़ दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिल वक्त में हालात ये है कि घाटी के प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी भाषा पढ़ाई जाती है
1990 से पहले तक हालात कुछ और थे। तब लगभग 70% से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती थी। हालांकि जब इस तरह की मांग उठती है तो सियासत भी होती है। घाटी में हिंदी पढ़ाए जाने का समर्थन भी हो रहा है और विरोध भी, लेकिन ये समझना और समझाना जरूरी है कि हमारे भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका समेत और भी कई ऐसे देश हैं जहां के लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें तो गर्व से अपनी मातृभाषा बोलनी भी चाहिए और पढ़नी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अखंड भारत में अगली खबर है मथुरा से, जहां पर सैकड़ों मुस्लिम परिवार परेशान हैं। इन्हें 22 तारीख का अल्टीमेटम आखिर क्यों दिया गया है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मथुरा से वृंदावन के बीच छोटी मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की तैयारी हो रही है, लेकिन कई 100 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से यहाँ पर रहने वाले लोग परेशान होने को मजबूर हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों मुस्लिम परिवारों को उनका आशियाना छीन जाने की चिंता सता रही है। रेलवे विभाग ने अवैध कब्जा बताते हुए इनके घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं और 21 तारीख तक घरों को खाली करके जगह छोड़ देने की चेतावनी भी दी है। साथ ही ये भी चेताया कि वो अगर खुद से ये जगह खाली करके नहीं जाएंगे तो 22 तारीख को इनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। वहीं नोटिस से मुस्लिम समाज के इन निवासियों में खलबली मची हुई है और वो विरोध की बात भी कर रहे हैं। दरअसल मीटर गेज लाइन ब्रॉड गेज में तब्दील होगी, जिसके लिए 200 से ज्यादा घरों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। इन मकानों को चिन्हित करके इनमें निशान भी लगा दिए गए हैं। प्रोजेक्ट की लागत 204 करोड़ रुपए है और आम बजट में 100 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। लोग कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज यहाँ पर रहते हुए हमको इन घरों और जमीनों को सौंप कर गए हैं, तब से यही जीवन बिताया और अब हमारे घरों को तोड़ने के लिए नोटिस लगाए जा रही है। जाहिर सी बात है, जिस पर बीतती है उसको पता चलता है। सालों से आप एक जगह पर रहते हैं और फिर अचानक से वहाँ से जाने के लिए कह दिया जाए तो मुश्किल तो होगी ही ना। देखना ये होगा कि अब इन लोगों को प्रशासन क्या विकल्प देता है और कैसे इन लोगों की समस्याएं दूर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात करें आगे विस्तार से। राजस्थान में चुनावी हलचल शुरू। प्रधानमंत्री की दौसा यात्रा के बाद बढ़ी है चुनावी हलचल। प्रधानमंत्री की सभा में पार्टी के सभी गुटों में दिखी एकता। इसी बीच कुछ लोगों ने आलाकमान को दिया एक सुझाव। गजेंद्र सिंह शेखावत को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया गया। वैसे भी पिछले 3 वर्षों से केंद्र की ओर से राजस्थान में बहुत एक्टिव हैं शेखावत। आमतौर पर वो हर सप्ताह दिखते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में राजस्थान में। साथ ही 22 फरवरी के संभावित फेरबदल में दुष्यंत सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है। हालांकि अभी तक वसुंधरा कैंप ने कभी भी ऐसे किसी भी प्रस्ताव में नहीं दिखाई अपनी कोई रुचि। अगर सचमुच गजेंद्र सिंह शेखावत बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तो फिर आखिर कहां जाएंगे सतीश पुनिया। अपनी स्वच्छ छवि और जाट फैक्टर के कारण अब पुनिया भी बन गए हैं अपरिहार्य। और इसके साथ ही अब कौन होगा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। इसी प्रकार अब चुनाव में खुद वसुंधरा राजे के रोल को लेकर भी लोगों में काफी उत्सुकता और जिज्ञासा है।